न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दोपहर के 12 बज चुके हैं और दोपहर के 12 बजे बात होगी कोरोना के बढ़ते हाहाकार की। लगातार कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। बड़ी संख्या में लोग रिकवर भी कर रहे हैं, लेकिन रिकवर होने का यह मतलब नहीं कि खतरा पूरी तरीके से टल गया। इसी आफ्टर इफेक्ट पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल जुड़ेगा और उनसे हम ये सवाल करेंगे, आखिर कोरोना के आफ्टर इफेक्ट क्या है, उनसे हम अपना बचाव कैसे करें। 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा, बड़ी खबर यह है कि 4 लाख के पार पहुंच चुका है। कोरोना को हराकर लोग बड़ी संख्या में ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि ठीक होने वाले मरीजों में जानलेवा आफ्टर इफेक्ट्स भी सामने आ रहे हैं। कोरोना से ठीक होने के बाद कई लोगों को हार्ट अटैक और सांस से जुड़ी गंभीर समस्याएं हो रही हैं। कोरोना के जानलेवा आफ्टर इफेक्ट्स और इससे बचने के उपाय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टरों का बड़ा पैनल है। हम डॉक्टर्स के साथ इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। अगर आपने कोरोना को हरा दिया है तो आप यकीनन एक योद्धा हैं, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आने के साथ ही वायरस के साथ जंग खत्म नहीं हो जाती। कोरोना से ठीक होने के बाद भी आपको कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं और इन्हें नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। लेकिन कुछ केस में वायरस का असर इतना गहरा होता है कि ठीक होने के बाद भी गंभीर खतरा हो सकता है। वायरस का सबसे ज्यादा असर फेफड़ों पर होता है। जिन लोगों में संक्रमण के कारण ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है, उनके फेफड़े ठीक से काम नहीं करते। ऐसे मरीजों में पल्मोनरी फाइब्रोसिस की समस्या हो सकती है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस में फेफड़ों की ऑक्सीजन लेने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे मरीजों को सांस फूलने की परेशानी लंबे समय तक रह सकती है। ज्यादा गंभीर स्थिति में घर में ऑक्सीजन भी लेनी पड़ सकती है। ऐसे मरीजों के फेफड़े कमजोर हो जाते हैं और आगे भी किसी अन्य संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। कोविड में जब ये ARDS हो जाता है तो बड़ा ही खतरनाक सा होता है। वैसे भी ARDS बड़ा खतरनाक है। कोविड में आने के बाद काफ़ी खतरनाक हो जाता है कि इसका मतलब है कि लंग्स बिल्कुल काम नहीं कर रही है और सिवियर हाइपोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी होकर तकलीफ बढ़ जाती है। फेफड़ों के अलावा सबसे बड़ा खतरा हार्ट को लेकर है। कोरोना से ठीक होने के बाद हार्ट अटैक की समस्या बहुत सारे मरीजों में देखने को मिल रही है। एक्सपर्ट बताते हैं कि रेमडेसिविर स्टेरॉइड और दूसरी कई दवाओं की वजह से खून के गाढ़ा होने की समस्या पैदा हो रही है और नतीजा हार्ट अटैक के रूप में सामने आ रहा है। वो सिवियर होता है जी, तभी हम एक बार डी डायमर और ये सब जरूर कराते हैं देखने के लिए कि ब्लड में क्लॉटिंग की कितनी प्रॉब्लम आ रही है। अगर वो हाई होता है, क्लॉटिंग के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो डेफिनेटली हम उनको ब्लड थिनर्स यानी कि खून पतला करने की दवाइयाँ देते हैं और आगे भी छुट्टी होने के बाद भी दी जाती है, क्योंकि ये बाद में भी देखा गया है कि बाद में भी क्लॉटिंग होकर अचानक पेशेंट को सडन डेथ यानी कि MI और जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं हो जाए। कोरोना वायरस ठीक होने के बाद के लक्षण ठीक होने में हफ्तों से लेकर 2 से 6 महीने भी लग सकते हैं। कमजोरी और थकान जैसी समस्या अपने आप ठीक हो सकती है, लेकिन हार्ट और फेफड़ों की समस्या को लेकर बहुत सावधान रहने की जरूरत है। न्यूज नेशन। ये रिपोर्ट हमने देखी। सबसे बड़ा सवाल ये कि कोरोना से अगर रिकवर कर गए तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं, उनकी पहचान कैसे करें, वो कितने घातक हो सकते हैं, और अगर ऐसे आफ्टर इफेक्ट्स नजर आते हैं तो उनसे अपना बचाव हम कैसे करें, कब तक डॉक्टर की निगरानी में रहने की जरूरत है। ये तमाम बड़े और अहम सवाल हैं। जो डॉक्टर का पैनल हमारे साथ जुड़ा है उनसे आपका सबसे पहले परिचय करवा दें। प्रोफेसर ओम शंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं BHU के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर मनोज कुमार, निदेशक मैक्स अस्पताल के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर दीपाली, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर दीपाली, पहला सवाल तो यही है कि आखिरकार जो कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो क्या क्या है, उनकी पहचान हम कैसे करें। देखिए, आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा घातक हैं, जो हम देख ही रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, MI हो रहा है, कुछ लोगों में सुनने में आ रहे हैं न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, डिप्रेशन आ रहे हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स भी बन रहे हैं। कुछ एपिलेप्सी का ऐसा कुछ रिपोर्ट्स आई थी, बट अभी तक ये नोवल वायरस है तो नई नई चीज़ें जो हमें पता चलती जा रही हैं। लंग के अंदर जो फाइब्रोसिस हम देख रहे हैं, क्रॉनिक निमोनिया, मगर इसीलिए सबसे ज़रूरी है पहले तो अपने आप को बचा के रखें, और अगर हो जाती है इन्फेक्शन तो हर चीज़ का पूरा ध्यान रखें, जो आपका चैनल ने इतनी मुहिम उठा के फैलाया हुआ है। पैनिक ना लें कि अब ये हो गया है तो बाद में क्या, तो हर चीज़ आप डॉक्टर अनुसार करने की पूरी कोशिश करें साइंटिफिकली, ये बहुत ज़रूरी है। और टीकाकरण पहली अपॉर्चुनिटी में हर इंसान को लेना चाहिए।
टीकाकरण पहली अपॉर्चुनिटी में हर इंसान को लेना चाहिए और लगातार सरकारें इसके लिए अपील कर रही हैं, हम लोग भी लगातार अपील कर रहे हैं। लेकिन मनोज जी, अगला सवाल तो ये है कि आखिरकार इन इफेक्ट्स की पहचान हम कैसे करें, कितने घातक हो सकते हैं और साथ ही हमें रिकवर होने के बाद कितने समय तक डॉक्टरी निगरानी में रहने की जरूरत है? देखिए, जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी बता रहा है कि बहुत सारे कोविड पेशेंट्स जो हैं पोस्ट कोविड रिकवरी के दौरान हार्ट अटैक, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जो एक कोगुलेशन जो डिसऑर्डर है, कोगुलोपैथी, ये बहुत ही कॉमन है। इसकी दो वजह है। देखिए, मैं सबसे पहले दर्शकों को बताऊंगा कि हार्ट अटैक एक एथेरोथ्रोम्बोटिक डिजीज है, या मतलब कहिए कि चर्बी जमी हुई रहती है हार्ट की नसों पे, उस पे जब अगर कोई क्लॉट बनता है तब हार्ट अटैक होता है। तो कोविड में मैं सिंपल वर्ड्स में ही बोलूंगा कि जो क्लॉट या थक्के बनने की जो प्रक्रिया है वो त्वरित हो जाती है, तेज हो जाती है। इसका दो कारण है। एक तो कि जब वायरस जो है वो ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होती है, अंदर की जो लाइनिंग होती है, उसको एंडोथेलियम बोलते हैं, उस पे डायरेक्ट इन्वेड करता है, क्योंकि वहां पे भी AC2 रिसेप्टर्स होता है, ACE2 रिसेप्टर्स होता है, जहां ये बाइंड करके उसको डिनेंज कर देता है। तो एक जो ये जो अंदर नस के अंदर क्लॉट न बनने, उसके लिए ये जो लाइनिंग है एंडोथेलियम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो एक जो क्लॉट बनना है उसकी वजह से, और क्लॉट की जो मैकेनिज्म है वो भी एस्केलेट हो जाती है, जो कोगुलेशन कैस्केड है वो एस्केलेट हो जाता है। तो किसी भी तरह का जो कोगुलेशन, जो कोगुलोपैथी है, वो हार्ट अटैक के इंसिडेंस को बढ़ाता है। तो हम लोग हेपारिन या लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन या ओरल एंटीकोगुलेंट शुरू करते हैं, और मुझे लगता है कि डॉक्टरी सलाह रखनी चाहिए ताकि रिकवरी के बाद भी ये ओरल एंटीकोगुलेंट चलते रहें। मनोज जी, ये मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं। जैसे ये होता है, कोई कोविड पॉजिटिव हो गया तो शुरुआत के इतने दिन 5 से 6 दिन ज़्यादा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, उसके बाद रिकवरी मोड में आदमी चला जाता है। कोरोना निगेटिव होने के बाद कितने समय तक ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है कि आपको आफ्टर इफेक्ट्स नज़र आ सकते हैं, आपको प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना पड़ेगा? ये आपके सिवियरिटी ऑफ डिजीज पे, जो इस तरह के जो कॉम्प्लिकेशंस यूजुअली देखे जाते हैं, हार्ट अटैक या पल्मोनरी एम्बोलिज्म या कोई भी जो ब्लड का थक्का ब्रेन में बनता है, जो आप स्ट्रोक बोलते हैं, ये वैसे लोगों में ज्यादातर देखा गया जिनकी कोविड निमोनिया ज्यादा मॉडरेट टू सीवियर ग्रेड की होती है। तो कोविड निगेटिव जनरली आदमी 2 वीक्स में बहुत सारे लोग कोविड निगेटिव हो जाते हैं, बट चूंकि बेड रेस्ट, इमोबिलिटी, ये सारी चीजें आपके पैर की नसों में क्लॉट जमाती है, तो कम से कम कोविड से रिकवरी होने के बाद कम से कम 2 वीक तक अपने आप को बहुत ध्यान रखें, और मैक्सिमम ये कोशिश किया जाता है कि डिस्चार्ज के कम से कम 7 से 10 दिन तक ये जो खून पतला करने की दवा वो चलती रहे। बिल्कुल, वो दवा चलती रहे। तीसरे सवाल की ओर रुख करते हैं। प्रोफेसर ओम शंकर, कई सारी घटनाएं हाल फिलहाल में देखने को मिली हैं हार्ट अटैक की। जो दवाइयां चलती हैं, कोरोना की जो दवाइयां चलती हैं, क्या वो एक वजह है कि हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ रही हैं, या फिर जो क्लॉटिंग की बातचीत जिसका जिक्र मनोज जी कर रहे थे? मनोज सर बहुत सही बात कह रहे थे। और क्या है कि एक चीज़ जो उसमें होती है कि उसको कहते हैं, जब भी हार्ट के अंदर कोरोना का पूरे बॉडी के अंदर कोरोना वायरस जब घुसते हैं, तो उसके घुसने का जो तरीका होता है वो ACE2 रिसेप्टर्स होता है, जिनके बारे में अभी सर ने बताया। उसी की वजह से वो आपके नाक के द्वारा फेफड़ों में प्रवेश करता है, और जहाँ जहाँ पूरे शरीर में ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं, ACE2 रिसेप्टर्स सबसे ज़्यादा पूरे शरीर में लंग्स के अंदर होता है, और हार्ट के अंदर होता है, और खून की नलियों के अंदर होता है। तो खून की नलियाँ पूरे शरीर के अंदर होती हैं, हार्ट के अंदर होती हैं, और लंग्स के अंदर होती है। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि ब्लड प्रेशर से जो इनका ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन में भी एक रैस सिस्टम कहते हैं इसको, रेनिन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर सिस्टम है, वो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के इसमें भी आता है। तो ये दोनों AC रिसेप्टर्स और ये दोनों एक साथ काम करते हैं, तो इस दोनों का इसलिए संबंध है। और इसमें एक क्या होता है कि डिसरेगुलेटेड इम्यून सिस्टम होता है। जो एक बात मनोज सर ने अभी कहनी उनसे छूट गई थी कि पहले तो एक है कि पूरे नली के अंदर आपको सूजन होती है, और सूजन कहीं भी होता है तो सूजन खून की नली के अंदर अगर हो जाए तो नॉर्मल प्रोटेक्शन जो होता है, जिसकी वजह से आपके खून के अंदर, आम साधारण व्यक्ति के अंदर खून का थक्का नहीं जमता है, वो डिफेंस सिस्टम आपका ख़त्म हो जाता है ये कोविड के सूजन की वजह से। तो एक तो वो वजह है जिससे कि आपके ना सिर्फ खून की नलियाँ जो हार्ट में है ब्लड, बल्कि वेंस के अंदर भी ब्लड क्लॉट्स बनने लगते हैं।
और उसके बाद अदर जो बड़ी खून की धमनियां होती है या ब्रेन होते हैं उसके अंदर होता है। दूसरा क्या होता है, डिसरेगुलेटेड इम्यून सिस्टम होता है, टी सेल डिसरेगुलेशन होता है। तो क्या होता है, जब भी कोई बाहरी चीज़ आपके शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो उसको रिएक्ट करता है आपका इम्यून सिस्टम, जिसको डिफेंस सिस्टम कहते हैं, जिसको इम्यून बूस्टिंग हो रहा आप लोग कहते हैं कि उसी इम्यून की बूस्टिंग की हम बात करते हैं। तो उस सेल और जो एंटीबॉडी मेडिएटेड दोनों तरह के होते हैं, ह्यूमरल होते हैं। तो ये जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी डिसरेगुलेट होता है तो एक साइटोकाइन स्टॉर्म आ जाता है। यूजुअली क्या होता है कि जब भी कोई बाहर से अटैक होता था इससे पहले के किसी इन्फेक्शन में, तो हमारा शरीर एक रेगुलेटेड रिस्पॉन्स करता था जो सेल्फ हार्म बॉडी को नहीं करता था। यानी कि इस कंडीशन में आपका जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, जो आपको आम दिनों में कोई भी बाहरी इन्फेक्शन से बचाता है, वो आप ही के शरीर का दुश्मन हो जाता है। तो मतलब मैं ये समझूं कि एक तो बाहरी चीज, ओम शंकर जी, जो बाहरी चीज वायरस ने शरीर में प्रवेश किया वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। जो दवाएं हैं वो कई बार हाई डोज में हैं, वो दवाएं भी एक वजह बन रही हैं। इसीलिए जरूरी है कि खून पतला करने की दवा जिसका जिक्र मनोज जी कर रहे थे वो भी अब गाइडलाइन में शामिल कर लेनी चाहिए। जी, तीसरी चीज़ें वही मैं कह रहा हूँ कि पहली चीज़ें हैं कि एक तो जो वायरस है वो आपको नुकसान पहुँचा रहा है, वो आपको जो पूरा जो नुकसान कर रहा है उसके हिसाब से आपको हो रहा है। दूसरा आपकी इमोबिलिटी है। तीसरा दवाइयाँ जो चल रही है उससे भी आपके जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है उसको डिस्टर्ब करता है। जैसे कि जब स्टेरॉइड यूज़ करते हैं तो आपके ब्लड शुगर को डिसरेगुलेट करता है, आपके ब्लड प्रेशर को डिसरेगुलेट करता है वो, और इससे फिर इसके साइड इफ़ेक्ट में आपको हाइपरकोएगुलेबल स्टेट भी आ सकते हैं, जो अदर और दवाइयाँ साथ में आप देते हैं उसके। जी ठीक है, तो ये एक अहम जानकारी है कि जब आप दवाएं ले रहे हैं तो इसका आपको ध्यान जरूर रखना होगा। रेमडेसिविर और स्टेरॉइड, ये दो दवाएं मनोज जी हाल फिलहाल में काफी सुनने में आई हैं, इसका बुरा असर पड़ता है क्या? ये एक बड़ी वजह है जो खून गाढ़ा होने की बातचीत सामने आ रही है। देखिए, खून गाढ़ा होने में रेमडेसिविर का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। इसके जो कॉमन सिम्टम्स है वो लीवर पे होते हैं, कॉमन जो साइड इफेक्ट्स हैं वो लीवर से होते हैं। लीवर के एंजाइम्स बढ़ जाते हैं और बाकी कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो सिम्टम्स हैं लाइक नॉजिया, वॉमिटिंग, ये सब बड़ा कॉमन है। डेक्सामेथासोन में दो चीजें हैं। देखिए, एक तो ये इम्यूनिटी को सप्रेस करता है, बट कुछ चीजें हैं जो जिसके वजह से ऐसा कहा जाता है कि डेक्सामेथासोन स्टेरॉइड्स में थोड़ी कोगुलोपैथी बढ़ जाती है। तो इसलिए जब भी आप स्टेरॉइड्स देते हैं तो उसके साथ एंटीकोगुलेंट्स का रहना बहुत जरूरी है। शुरू में इंजेक्टेबल एंटीकोगुलेंट्स जैसे लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन यूज करना चाहिए। फिर ओरल एंटीकोगुलेंट्स जैसे एसिट्रॉम, वारफेरिन तो कम यूज होता है। आजकल नोएक्स जो है नोवेल एंटीकोगुलेंट्स हैं, जैसे आपका डेविगाट्रन है, एपिक्सावैन है, ये सब चीजें यूज होती हैं और इसको लंबे समय तक यूज करना चाहिए। कोविड की रिकवरी के बाद भी 2 वीक्स तक अगर कोई ब्लीडिंग का कंट्राइंडिकेशन नहीं हो तो उसको यूज करना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया, डॉक्टर उमाशंकर ने, कि ये जो है साइटोकाइन स्टॉर्म है, इंडोथेलियल इंजुरी है, मल्टी है, मायोकार्डाइटिस है, इवन फीवर, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ये भी आपके ऑक्सीजन कंजम्पशन को बढ़ा देते हैं। इसके वजह से भी एक मिसमैच होता है डिमांड सप्लाई का ऑक्सीजन का हार्ट में। तो ये सब सम्मिलित रूप से कारण बनते हैं हार्ट अटैक का और वर्सनिंग ऑफ हार्ट डिजीज का। ठीक है डॉक्टर दीपाली, इसी सवाल को मैं थोड़ा सा एक और तरीके से लेकर सामने आता हूं। जो दवाएं चली, स्टेरॉइड्स है, रेमडेसिविर की जरूरत पड़ जा रही है, डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, अगर स्थिति बिगड़ रही है तो क्या ये जो दवाएं हैं खून गाढ़ा कर रही हैं? हार्ट अटैक की घटनाएं आप देखिए, कई सारी हस्तियों को लेकर इस तरीके की बुरी खबरें आ रही हैं कि हार्ट अटैक हुआ, उसके बाद उनका निधन हो जा रहा है। तो हार्ट अटैक की एक बड़ी वजह बन रही है, आपके विचार इस पर? देखिए, ये नोवल कोरोना वायरस है राकेश जी, और जो हम लोगों को सोचना चाहिए वो ये है कि आई थिंक लोगों को समझ आना चाहिए कि अगर घर पे सडनली एक्यूट चेस्ट पेन हो तो क्या करना चाहिए इमरजेंसी मेजर्स में। एंड आफ्टर कोविड ऑल्सो, तो वो भी एक तरह का 1 मिनट का वीडियो होता है। डॉक्टर्स ACLS, BLS जो बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम कोर्सेज होते हैं, जो हमारे पुलिस वाले और बहुत सारे लोग हैं जिनको हमारे भारत देश में कराया भी जाता है, अभी से नहीं, बहुत पहले से। तो वो ये समय है कि लोग ऑनलाइन जाके उसको थोड़ा बहुत सीखें। अगर सडन एक्यूट चेस्ट पेन हो तो मेरा ये मानना है कि जो चूएबल एस्पिरिन होती है लो डोज 300 मिलीग्राम, वो सबके पास घर पे होनी चाहिए। और जब स्टार्ट ही हो चेस्ट पेन तो उनको उस वक्त वो दे देनी चाहिए और चबानी चाहिए।
कुछ कुछ बेसिक चीजें होती हैं जिससे हम अपनी जिंदगी बचा सकते हैं इस वक्त। एंड कोविड नेगेटिव में हार्ट अटैक होना, जैसे आपका जो प्रश्न था कि क्या वो इन दवाइयों से होता है, क्या इस वायरस से होता है, उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, साइंटिफिक स्टडीज लगेंगी, ऑटोप्सीज लगेंगी। जैसे हमने इटली में देखा था DIC कैसे कोएगुलेटरी डिसऑर्डर हो रहा है। मगर अब हाँ, पोस्ट कोविड जब ट्रीटमेंट होके मरीज ठीक होके हैप्पी न्यूज के साथ घर जा रहा है या होम आइसोलेशन में भी नेगेटिव हो गया है, तो उसके पास कुछ इमरजेंसी चीजें होनी चाहिए। फिर अगले 1-2 महीने के लिए ज्यादा सतर्क और ज्यादा ध्यान रखना जरूरी होता ही जा रहा है, क्योंकि ये 3rd म्यूटेशन आ चुकी है और पता नहीं जाने कितनी और म्यूटेशन इस वायरस की आएंगी। ठीक है ओम शंकर जी, इसी सवाल को मैं लेकर आपके पास भी आता हूं, क्योंकि हाल फिलहाल में जिस तरीके से घटनाएं आ रही हैं सामने, हर दिन आप कोई सोशल मीडिया खोल लीजिए या फिर जानकारियां इस तरीके से सामने आ रही हैं कि किसी का निधन हो गया हार्ट अटैक की वजह से, अचानक पहले कोई दिक्कत नहीं थी, सांस फूलने की शिकायत हुई, तो कोई कैसे पहचाने कि सांस फूलना वाकई उस ओर इशारा कर रहा है कि वो आपको हार्ट अटैक की ओर लेकर जा सकता है, या फिर जिस चेस्ट पेन की बातचीत कर रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है, कैसे कोई रिकॉग्नाइज करे और तुरंत उपाय क्या करे? सबसे पहले एक चीज़ मैं आप सबको पुनः ये चाहूँगा कि हमारे आपके माध्यम से पूरी आम जनता ये जाने कि रेमडेसिविर के लिए जो पागलपन पूरे भारत में फैला हुआ है, उसके बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रेमडेसिविर जो है वो आपकी मोर्टेलिटी को कम नहीं करता। आप जो दवा लगाते हैं उससे उनकी मृत्यु दर जो है वो कम नहीं होती है। पहली बात ये जानने की बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में जो ट्रायल्स हुए हैं, बहुत सारे ट्रायल्स हुए हैं, WHO ने इवन ये कहा है कि ये जीवन रक्षक दवा नहीं है। और रेमडेसिविर जो है पूरी बीमारी को 2 तरह से आप समझें। ये बीमारी 2 फेज में होता है, एक शुरुआती दौर होता है, एक बाद का दौर होता है। शुरुआती दौर में जो शरीर के अंदर नुकसान होता है वो वायरस के डायरेक्ट इम्पैक्ट से होता है। तो अगर किसी की तबीयत हफ्ते भर के अंदर या 10 दिन के अंदर, अगर आपको शुरुआती हफ्ते भर में कहूँगा, उस दिन अगर आपकी तबीयत खराब है तो रेमडेसिविर की अगर हॉस्पिटल स्टे के ड्यूरेशन को जो शॉर्ट करता है वो भी अगर आप शुरुआती दौर में देंगे तभी होगा। बाद में चल के पागलपन के दौर में सीवियर पेशेंट में, वो भी माइल्ड केसेस में नहीं देना है, सीवियर केसेस में और अर्ली ट्रीटमेंट में अगर रेमडेसिविर यूज़ करेंगे तो उसका आपके हॉस्पिटल स्टे को शॉर्ट करेगा, ऐसा एक लार्ज रेंडमाइज्ड ट्रायल ने बताया है। दूसरी बात, अगर आप कहेंगे कि जो दूसरा इसका पोर्शन है कि आपके जो सवाल थे कि कैसे रिकॉग्नाइज करें कि अगर हार्ट अटैक हो गया है तो हम किस तरह से उनको रिकॉग्नाइज करें। देखिए हार्ट अटैक के नहीं सर, उसमें एक ये भी कि आमतौर पर देखिए आप सीढ़ियां चढ़ लें, सांस फूलना बड़ी आम सी बातचीत हो जाती है। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं वो थोड़ा सा चल लें, कुछ काम कर ले तो सांस फूलना बड़ी आम सी बात हो जाती है। लेकिन कोविड रिकवर करने के बाद आम सांस फूलना या फिर ऐसा सांस फूलना जो आफ्टर इफेक्ट्स के तौर पर है, या फिर ऐसा चेस्ट पेन जो आफ्टर इफेक्ट के तौर पर है जो हार्ट अटैक को लीड कर सकता है, उसको हम डायग्नोज खुद से कैसे करें, फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे करें? हाँ, वही उसी चीज़ पर मैं आ रहा हूँ, उसी चीज़ पर रेमडेसिविर के लिए बहुत मारामारी था, इसलिए उस पर थोड़ा सा मैंने कहना चाहा। और दूसरा जो पोर्शन था वो बीमारी का, वो साइटोकाइन स्टॉर्म से होता है, उस समय हाइपर कोएगुलेबल स्टेट होते हैं, तो इस चीज़ को पहले समझना जरूरी है। दूसरी बात ये मैं कहना चाह रहा था कि जब आप सिम्टम्स कैसे पहचानें कि आपका हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक क्या होता है, आपके सीने के बीच में या बाएं तरफ या पूरे सीने में, इस तरह से किसी से पूछेंगे तो कहेगा पूरा सीना में ऐसे दर्द हो रहा है। दर्द सिर्फ सीने में नहीं हो रहा है, उसके साथ बाएं या दाएं या गर्दन या पेट में भी वो दर्द जा रहा है। अगर वो शुगर या ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या अगर वो ज़्यादा वृद्ध हैं तो उस समय खाली पेट में गैस या सांस फूलना जैसे भी प्रेजेंटेशन कर सकता है। सांस फूलना जो है कोविड में लंग्स के इन्वॉल्वमेंट से भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आपको लगे कि इस लंग्स के इन्वॉल्वमेंट से कुछ ज़्यादा दूसरे टाइप का अनइजीनेस है और लग रहा है कि आपकी जान निकल जाएगी, ऐसा कुछ अनयूजुअल सिम्टम भी हो रहा है, तो दोनों ही कंडीशन में आपको अस्पताल तो जाना ही चाहिए। शुरुआती दौर में अगर सीने में आपको दर्द हो रहा है तो जैसे कोई भी प्रिवेंटिव मेजर्स जो होता है हार्ट अटैक का, इकोस्प्रिन एंड क्लोपिडोग्रल, ये 2 एक दवाएं हैं, उस तरह के दवाओं को आप घर पर अगर आपके हैं तो आप खा सकते हैं और फ़ौरन उसके बाद अस्पताल में जाए, वहाँ ECG करवाएं, उसके एंजाइम टेस्ट करवाएं और उसके बाद
उसका जो उचित इलाज है, जिस लाइन पे अगर आपकी ईसीजी और एंजाइम्स, अब एंजाइम्स टेस्ट भी यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। जैसे पहले से हम बता रहे हैं कि वायरस डायरेक्टली हार्ट को भी अफेक्ट करता है, हार्ट मसल को भी कमज़ोर करता है, उस समय भी एंजाइम्स बड़े हो सकते हैं और जो उसकी वजह से हार्ट की झिल्लियों में जो चारों तरफ सूजन है उसकी वजह से भी मतलब आपको थोड़ी बहुत दर्द आ सकती है वो झिल्लियों से। तो आपको ये डॉक्टर ही निर्णय कर सकते हैं कि ये पेशेंट जो है हार्ट अटैक के किस स्टेज में है और किस तरह के उनके सपोर्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो यूजुअल ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट अटैक उनको दिया जाता है, लेकिन शुरुआती दौर में सिर्फ आप फर्स्ट एड करके अगर आपके हार्ट में पेन आधे घंटा 20 मिनट या बहुत जोर हो रही है तो तुरंत आपको फ़ौरन कहीं ना कहीं डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, ईसीजी और एंजाइम्स कराना चाहिए और फर्दर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डॉक्टरी सलाह के हिसाब से जज किया जाना चाहिए। ठीक है मनोज जी, सांस लेने संबंधित बड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं। एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की, डिस्ट्रेस सिंड्रोम की काफ़ी चर्चा हो रही है। मैं चाहूँगा इसके बारे में ज़रा आप दर्शकों को बताएं। देखिए, जो फल्मिनेंट कोविड है जिसमें सीवियर कोविड है उसमें ARDS या एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम वाले पिक्चर मिलते हैं जिसमें लंग्स बिल्कुल व्हाइट हो जाता है, आप CT स्कोर्स जो है 20 से ऊपर का होता है। तो इस समय समझिए कि आपके पास फंक्शनल अलवेलाई, जहां आपका सांस ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, वो यूनिट बिल्कुल डैमेज हो जाती है। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ वाले पेशेंट्स रिकवर नहीं करते हैं, इनको हाई ऑक्सीजन डिमांड होता है, इनको लगता है समय लगता है, बट ये भी रिकवर करते हैं। स्टेरॉइड्स जो ये एक्यूट इम्यून रिस्पांस जिसको साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं उसको कंट्रोल करने में बहुत ही इफेक्टिव और ये वेल प्रूवन ड्रग है। टॉर्सिलीजुमेब या रेमडेसिविर स्टिल कंट्रोवर्शियल है, जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया, डॉक्टर ओम शंकर जी ने, कि आप रेमडेसिविर मॉडरेट और सीवियर जो कोविड है उसमें हॉस्पिटल कोर्स को कम कर देता है, बट इसमें कोई मॉर्टेलिटी बेनिफिट नहीं होती है। सॉलिडरिटी ट्रायल से ये प्रूव हो चुका है। जहां तक हार्ट अटैक से सांस फूलने की बात है, हार्ट अटैक एक्यूट डिस्निया तब करता है जब उसकी वजह से हार्ट का फंक्शन कम हो जाए। हार्ट का फंक्शन हार्ट के डैमेज होने से हो सकता है, सिंपल हार्ट की इन्फ्लामेशन मायोकार्डाइटिस की वजह से हो सकता है। तो ऐसे हालात में अगर आपको लगातार चेस्ट पेन बना हुआ है, चेस्ट पेन एंगल ऑफ माउथ से लेकर नाभि तक कहीं भी हो सकता है ये पेन जो हार्ट अटैक का हो सकता है, तो ईसीजी कराइए। ईसीजी कुछ आपको गाइड कर देगी। ईसीजी के बाद इको है, उससे आपको गाइडेंस मिल जाएगा। और जो भी है, चूंकि हार्ट अटैक का जो ट्रीटमेंट है वो टाइम डिपेंडेंट ट्रीटमेंट है, थ्रोम्बोलाइज करना है या एंजियोप्लास्टी करना है, वो आपको फर्स्ट 1 आवर में करना है। मैं 5 केसेस का आपको एग्जांपल दे रहा हूं जो रिसेंटली हमने एंजियोप्लास्टी की है। मोस्टली इसमें से 4 केस प्योरली थ्रोम्बोटिक थे, क्लॉट बनने की वजह से हुआ था, और चारों की उम्र 40 साल से कम की थी। तो निश्चित तौर पे ये एक एविडेंस जो मिला है और यह जो इंसिडेंस है इस प्रॉब्लम का, ये बहुत कॉमन है। ये कोई जस्ट डिस्कशन का विषय नहीं है, बहुत कॉमनली हो रहा है पोस्ट कोविड पेशेंट्स में। जी राकेश जी। ठीक है, ये बहुत कॉमनली हो रहा है, बड़े आसान शब्दों में आपने बताया। इससे जुड़े कुछ और सवाल हैं जिस पर लगातार हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार बड़ी कवरेज पर हम बने हुए हैं। बड़ी कवरेज, आखिरकार कोरोना नेगेटिव होने के बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उनसे हम अपना बचाव कैसे करें, उनको डायग्नोज कैसे करें और कैसे पहचानें कि आप खतरनाक स्थिति में जा रहे हैं अगर उन आफ्टर इफेक्ट्स को आप इग्नोर करते हैं। डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल हमारे साथ है, एक बार फिर से उनका परिचय आपसे करा देते हैं। प्रोफेसर ओम शंकर है, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट BHU के। डॉक्टर मनोज कुमार हैं, निदेशक हैं मैक्स अस्पताल के, और साथ ही डॉक्टर दीपाली भारद्वाज हैं जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर दीपाली, क्या कोरोना से फेफड़े हमेशा के लिए डैमेज हो सकते हैं? ये गंभीर सवाल इसलिए क्योंकि लगातार इस तरीके की जानकारियां सामने आ रही। कई बार कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है, लेकिन जब चेस्ट का CT स्कैन हो रहा है तो फेफड़े डैमेज मिल रहे हैं। देखिए, अब वायरस है, नोवल वायरस है, शरीर में जाएगा तो कुछ तो करेगा निकलने के बाद भी। तो लोगों को इसका नहीं सोचना चाहिए बाद में कितना ज्यादा गंभीर उनका एक्सरे आ रहा है, CT स्कैन आ रहा है। अभी तो जान बचाए वाली हालत है। जो हम लोग यहाँ रहते हैं इंडिया में, दिल्ली में स्पेशली, जो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है पूरी दुनिया का, तो हम सबके लंग्स में वैसे भी डैमेज है यहाँ की हवा की वजह से। तो इसके बारे में ना सोच के अभी सब लोगों को अपनी लंग्स एक्सरसाइज करनी चाहिए, फेफड़ों की एक्सरसाइज करनी चाहिए, रोज कैंडल बुझानी चाहिए, बलून फुलानी चाहिए हर उम्र के इंसान को। इस तरह की एक्सरसाइजेस करके लंग्स की फुर्ती बढ़ानी चाहिए। और जो कोविड नेगेटिव हो गए हैं उनको कुछ इमरजेंसी स्टेप्स मैनेजमेंट उनको और उनकी फैमिली को आने चाहिए, स्पेशली इन यंग एडल्ट्स।
जो हम देख रहे हैं 30 to 45 वाला ट्रेंड, उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको आमदनी भी कमानी होती है और उनके ऊपर और भी प्रेशर्स होते हैं जो आज की एज ग्रुप होती है। तो उनको बहुत चीज़ें उनको और उनके फैमिली वालों को समझना चाहिए। बार बार CT स्कैन, एक्सरे ना कराएं, वो मेरी राय रहेगी, जब तक कोई सिम्टम्स नहीं आते। अगर कोई सिम्टम आ रहे हैं, ब्रेथलेसनेस आ रही है, बाद में फेफड़ों में दिक्कत आ रही है, तो ही आप जाके टेस्ट कराएं। ठीक है, आपने कहा कि कुछ एक्सरसाइज करें, आप 2-4 एक्सरसाइज बता सकती हैं कि कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए अगर आप कोरोना नेगेटिव हो जाते हैं, ताकि जो लंग्स वो बेहतर फंक्शन करते रहें? सबसे इजी एक्सरसाइज जो किसी भी आलसी इंसान के लिए है, वो रोज 2 घंटे अपने पेट के बल लेटना है, प्रोन। जब आप रात को सो रहे होते हैं तो प्रोन सोइए, उससे। और जब आप प्रोन लेटे तुरंत तो नींद आती नहीं है आजकल सबको, मुझे नहीं आती है, तो उस वक्त आप थोड़ी डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं प्रोन लेट के। उससे आपके लंग्स के, फेफड़ों के जो पीछे का लोब होता है वो भी फूल जाता है, उसमें भी ऑक्सीजन चली जाती है। दूसरी चीज, आप कैंडल्स जलाने की, पहले कैंडल्स जला सकते हैं और फिर उनको तेज की फूंक मार सकते हैं, या इमेजिनरी कैंडल्स हो सकती है, जैसे आपके सामने कैंडल है और तेज की सांस भर के उसको फूंक मारे। बच्चे इसको करने में इंजॉय भी करते हैं, उनसे 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को कराया जा सकता है। आप ऐसी प्रतिक्रिया कर सकते हैं जैसे कि ये बलून हो और इसको फूंक मारे कि आप बलून को, गुब्बारे को फुला रहे हो। सबसे जरूरी, आप प्राणायाम कर सकते हैं, फेशियल योगा कर सकते हैं, जैसे कि आपके मुंह में गोलगप्पा हो और इसको इधर से उधर आप कर सकते हैं, और ये जो लंबा आपने सांस खींचा है फिर इसको सटक भी लें। तो इस तरह से आप अपनी मसल्स, ओरोफेरेंजियल और लंग की मसल्स को टाइट कर सकते हैं। इसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा भर सकते हैं। एक छोटी सी मशीन आती है 300-400 रुपए की, जिसके अंदर 3 गेंदें होती हैं। अगर आप कोविड पॉजिटिव हुए हो तो तुरंत आप उसको खरीद सकते हैं, और उसके अंदर आपको हवा भरनी होती है और तीसरी बॉल को उठाना होता है। ये शुरू के कोविड में अगर इस एक्सरसाइज को किया जाए उस तो मशीन का नाम क्या होता है? आप डॉक्टर दीपाली जिस मशीन का आप जिक्र कर रही हैं, मैं आपको 1 मिनट में लाकर दिखा दूंगी अभी। और वो रेस्पिरेटर सी होती है, उसमें हरी, सफेद और लाल होती है। मैं आपको अभी अपने नेक्स्ट टाइम में अभी दिखा देती हूँ। ठीक है, मैं तब तक डॉक्टर मनोज से एक सवाल लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि तब तक मशीन आप शायद दिखा भी दें, तो जो दर्शक इस वक्त न्यूज़ नेशन देख रहे हैं उन्हें काफ़ी सहूलियत भी होगी। डॉक्टर मनोज, एक सवाल ये कि आमतौर पर ये कहा जा रहा है या फिर ये प्रेस्क्राइब किया जा रहा है कि HRCT करवाना चाहिए, कब किसी को चेस्ट के CT स्कैन के लिए जाना चाहिए? कैसे वो पहचाने कि नहीं अब मुझे HRCT करवा लेना है? देखिए, जो भी RT-PCR पॉजिटिव पेशेंट्स हैं और उनका फीवर अगर 5 से ज्यादा दिन परसिस्ट करता है, सांस लेने में दिक्कत होती है या उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से कम आता है, तो हम ये देख रहे हैं कि इस बार जो नया नोवेल जो SARS-CoV-2 वर्जन 2 जो आ रहा है, जो सेकेंड वेव के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है, और डेफिनेटली इसमें म्यूटेंट स्ट्रेन है। हम जब जान पाएंगे तो जान पाएंगे, बट निश्चित रूप से म्यूटेंट स्ट्रेन का रोल इस पैंडेमिक में बहुत ज्यादा है। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि लंग का संक्रमण बहुत जल्दी होता है और बड़ा रैपिडली होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये किसी तरह के से लॉजिकल नहीं लगता है कि आप CT चेस्ट के लिए बहुत देर वेट करें। अगर आपका फीवर परसिस्ट करता है, 5 दिन सांस में दिक्कत होती है या ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 से नीचे आता है, तो आपको इमीडिएटली HRCT, हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन चेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी एक रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन हो जाती है। अगर आप सीवियर ग्रेड में आते हैं तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। यानी अगर सीवियर फीवर नहीं है, अगर आप एसिम्प्टोमिक मामला है, तो आपको HRCT की जरूरत नहीं है? नहीं, एसिम्प्टोमेटिक या जो उनका मेंटेन हो रहा है ऑक्सीजन सैचुरेशन, उनको रद्द नहीं करना चाहिए CT स्कैन के लिए। राकेश, ठीक है। डॉक्टर दीपाली एक बार फिर से आ गई। मैं इससे पहले कि ओम शंकर जी का रुख करूं, आप मशीन शायद आपके पास आ गई दीपाली जी। ये बेसिक सी मशीन है। ये अगर कोविड पॉजिटिव होता है कोई भी और अपना होम मैनेजमेंट भी कर रहा है, तो उसको सबसे पहले इसको खरीद लेना चाहिए। ये सिर्फ 300 रुपए की मात्र होती है। इसके अंदर आपको लंबी सांस लेके इसको आपको फुलाना है और रुकना है। हरी बॉल को आपको कोशिश करनी है धीरे धीरे ऊपर तक रखे। ये करने से आपकी लंग्स की शक्ति भी बढ़ती है और ये आपको तीनों बॉल्स को उठाते रहना है। अगर आपको लगता है कि आप स्मोकर हैं या आपको ब्रेथलेसनेस इश्यूज हैं या पहले से आपको ARDS या कुछ लंग प्रॉब्लम्स रही हैं, तो इसको तुरंत आपको खरीद के इससे आपको एक्सरसाइज करके फेफड़ों की ताकत बढ़ानी चाहिए। ये जितनी देर आप हरी बॉल को ऊपर रखेंगे उतना उसका मतलब होगा 1200 सीसी आपने हवा, ऑक्सीजन अपने लंग के अंदर रखी है, रोकी है। तो इस तरह की एक्सरसाइजेस करने से हमारी लंग्स की शक्ति बढ़ती है और ये बहुत मामूली सी चीज है जो कोई भी खरीद सकता है। ठीक है, ये आपने बेहतर बताया कि ये मशीन अगर आप लेते हैं और उससे आप एक्सरसाइज करते हैं तो लंग्स की बेहतर एक्सरसाइज होती है।
ठीक है ओम शंकर जी, इसी से रिलेटेड एक सवाल, क्योंकि देखिए चेस्ट और लंग्स को लेकर तमाम शिकायतें आ रही हैं, इसलिए हमने सोचा कि इस पर विस्तार से थोड़ी चर्चा कर ली जाए। जो एसिम्प्टोमेटिक मामले हैं या फिर जिनको फीवर बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, उन्हें चेस्ट के सीटी स्कैन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं कि इन्फेक्शन था, उन्हें पता नहीं, अचानक से उन्हें सांस फूलने की दिक्कत होती है, बाद में पता चलता है चेस्ट का सीटी स्कैन हुआ कि उसमें इन्फेक्शन है, उसमें लंग्स इन्फेक्टेड नजर आते हैं। ऐसे लोग क्या करें? ऐसा है कि देखिए ये इस पर निर्भर करता है कि जो वायरस है वो कितना खतरनाक है और कितनी तेजी से वो फैल सकता है। और जैसे आप कहते हैं कि हम अभी तक नॉर्मल थे, नॉर्मल क्या होता है कि आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ सेचुरेशन के लिए अगर 60-70% लंग भी आपके अफेक्टेड हो जाते हैं तो तब तक भी आपका सेचुरेशन मेंटेन रहता है और आपको पता नहीं चलता है कि आप नॉर्मल हैं कि नहीं है। इसीलिए कोविड मैनेजमेंट में खास करके जब एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट की बात करते हैं तो तीन चीज़ों की तीन जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपके पास हमेशा होना चाहिए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है थर्मामीटर, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है ऑक्सीमीटर जो जिससे हम ऑक्सीजन की सेचुरेशन नापते हैं, थर्मामीटर जिससे हम अपना तापमान शरीर का नापते हैं, और तीसरा है ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट। इन तीनों में अगर आपके आंकड़े सही आ रहे हैं, आपके टेम्परेचर नॉर्मल है, आपके ऑक्सीजन सेचुरेशन 95% से अबव है और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल लेवल पे है, तो ऐसे पेशेंट के सडन डिसोरिएशन की संभावनाएं कम होती है। लेकिन कौन सा वायरस कितना ज़्यादा उसकी इन्फेक्टिविटी है, पैथोजेनिसिटी है, उसकी मारक क्षमता के ऊपर रहता है कि आप डिटोरिएट कर सकते हैं कि नहीं। वो व्यक्ति जो अपना सेचुरेशन वगैरह रेगुलेट नहीं करते हैं, उन्हीं में ऐसी चीज़ें पाई जाती है कि अर्ली वार्निंग साइन जिसको आप पहले डिटेक्ट कर सकते हैं, एसिम्प्टोमेटिक स्टेज में भी आप उसको मिस कर जाते हैं। और आपका सिर्फ सेचुरेशन अगर 95 से नीचे ड्रॉप कर गया तो ये पहला इंडिकेशन होना चाहिए जब आपको सीटी स्कैन कराना चाहिए। तो इस तरीके से हम सीटी स्कैन के रोल को महत्वपूर्ण कर सकते हैं। जैसे मैडम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही, प्रोनिंग करना चाहिए और लंग एक्सरसाइज के और भी साथ साथ जो होलिस्टिक एक्सरसाइज है, जैसे आपको घर के अंदर, मैं कहूँगा जब आप बीमार हैं तो आप घर में हमेशा लेटे मत रहें, हर 2-3 घंटा में 5-10 मिनट के लिए टहल लें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके लंग कैपेसिटी, जिसको 6 मिनट वॉक कहते हैं, 6 मिनट लंग को आप अपने घर में टहलें। अगर आप संक्रमित हैं तो आप अर्ली साइंस, यानी जो आपको सिंपल बैठे बैठे आपको लगता है कि आप एसिम्प्टोमेटिक हैं और आपका लंग इन्वॉल्व नहीं है, उस समय एक्सपोज हो जाएगा और आपके हिडन जो आपकी लंग की समस्या है वो आपके सामने आ जाएगा। और उस समय आप कंटिन्यूसली जब वॉक करें तो अपने सेचुरेशन को देखते रहें, तो इससे आप घर पर बैठे डिटेक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। इन वार्निंग सिम्टम्स को आप समझ सकते हैं। और ब्लड प्रेशर मान लीजिए आपका डाउन हो रहा है तो वो भी आपको अल्टीमेटली आगे चलकर आपको परेशानी और हॉस्पिटलाइजेशन, शॉक और इस तरह की कंडीशन में अर्ली हॉस्पिटलाइजेशन और लंग्स की समस्या के बारे में भी आपको बताएगा। ठीक। अब बात क्या है, आपने एक सवाल पूछा था मैडम से भी कि लंग्स में आगे क्या करेगा। ये देखिए, एक क्या है कि कहीं भी सूजन का, और जैसे हमारा घाव शरीर में आ जाता है तो देखते हैं वो हील करता है, और हील करने का एक मैकेनिज्म होता है जिसको फाइब्रोसिस कहते हैं। तो आपका लंग जितना ज़्यादा इन्फेक्टेड होगा, आपके लंग्स के अंदर उतना ही उसके हीलिंग के बाद फाइब्रोसिस होने की संभावनाएं होगी। और लंग्स में जैसे आपको बताया कि 60-70% तक भी अगर आपको फाइब्रोसिस होगा तो आपका नॉर्मल सर्वाइवल जो है आसानी से संभव है। लेकिन उसके लिए ना सिर्फ उन्होंने, मैडम ने जैसे बताया, उसके अलावा आप जो ये योगा करते हैं, योगा आप कर सकते हैं। दूसरा है टहलना, नियमित व्यायाम। जब आप सही हो जाएं तो उसके बाद पोस्ट कोविड रिकवरी में आपको धीरे धीरे अपने एक्सरसाइज प्रोग्राम एक डेवलप करना चाहिए, और 1 महीने के अंदर आपको नियमित व्यायाम यानी टहलना, ब्रिस्क वॉकिंग का जो स्पीड है वो शुरुआती दौर आपने एक्सरसाइज की, तो मैं थोड़ा सा इसको चाहूंगा कि एलाबोरेट आप कर दें। कई सारे लोग फिटनेस फ्रीक होते हैं, वो अगर कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं, नेगेटिव होने के बाद, आजकल तो जिम वगैरह बंद है, तो कब से वो रेगुलर रूटीन में एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, या फिर कैसे शुरुआत करें थोड़ा थोड़ा करके? उसके लिए आपके सुझाव क्या होंगे? मैंने आपको एकदम यही चीज़ बताने की कोशिश की, आप अपना एक्सरसाइज कभी बंद ही नहीं करें। अपने घर में जब आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, जो पहले मैं माइल्ड केसेस के बारे में कह रहा हूँ जो होम केयर पे है,
जी। वो हमेशा ही अपना एक्सरसाइज जारी रखें। हर 2-3 मिनट और 2-3 घंटे के बाद 5-6 मिनट 10 मिनट आप टहल लिया करें। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल आपकी जो लंग की कैपेसिटी है वो बनी रहेगी। एक लंग का, जब आप टहलते हैं तो सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि लंग का, आपके पैरों में जो खून का थक्का बनने की जो समस्या होती है वो आपकी कम हो जाती है। लंग्स के जो समस्या है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाता है और आपकी जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल एंड बेहतर हो जाती है। आपके डिटोरिएशन की संभावनाएं घट जाती है। इसीलिए वो एक्सरसाइज तो आप इस समय मेंटेन रखें, कुछ लेवल ऑफ एक्सरसाइज जितना आप टॉलरेट कर पाएंगे, क्योंकि कमजोरी भी कर देता है, डायरिया, डिसेंट्री, वोमिटिंग, बहुत सारी समस्याएं शुरू में होती है। लेकिन हमेशा ही अपने कुछ लेवल ऑफ एक्टिविटी को मेंटेन करके रखें जितना आपसे संभव है इन बीमार पीरियड के अंदर। जब आप रिकवर कर जाएं तो मेरा मानना है रिकवरी के 1 महीने में ग्रेजुअली आपके एक्सरसाइज को 30 से 45 मिनट वीक में 5 डेज इतना आपको मेंटेन करना चाहिए। और ब्रिस्क वॉकिंग जो है ये लंग्स की ही नहीं, अनुलोम विलोम सहित और भी बहुत सारी जो एक्सरसाइज है पूरे शरीर के खून की धमनियां, और उसको आपको हर तरह से स्वस्थ करता है, आपके इम्यून सिस्टम को स्वस्थ करता है। फर्दर आपको हार्ट को बेहतर करता है, लंग्स को बेहतर करता है, आपके ब्रेन के सिस्टम, अदर सिस्टम को भी, वास्कुलर सिस्टम को बेहतर करता है। तो इसको ग्रेजुअली आप मेंटेन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चूंकि हमारे पास आज कोई डाटा नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में कितना लंग्स ये खराब करेगा और कितने ये खराब करेगा या कंप्लीट रिजोल्यूशन होगा, इसके पूरे डाटा नहीं है। लेकिन कंप्लीट रिजोल्यूशन हो इसकी संभावनाएं बहुत कम है। लंग्स जितना सीवियरली डैमेज होगा उतना ज़्यादा उस पर उस हीलिंग का इम्पैक्ट रहेगा। एक्सरसाइज से उसको ओवरकम कर सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, ये आपने बेहतर बात बताई। डॉक्टर मनोज, मैं अगले सवाल की ओर अब रुख करता हूँ। कई बार कोरोना आप संक्रमित होते हैं, कुछ उसके जिन आफ्टर इफेक्ट्स की हम चर्चा कर रहे हैं, तो ब्रेन और न्यूरो सिस्टम पर भी उसका असर हो रहा है। कुछ केसेस ऐसे भी सामने आ रहे हैं। जी, एक चीज तो मैंने आपको कहा था राकेश जी कि ये सिस्टेमिक हाइपरकोगुलेबिलिटी होती है, मतलब पूरे शरीर में ब्लड का थक्का बनना ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए ब्रेन स्ट्रोक बहुत कॉमन हो जाता है। और जहां तक कुछ चीजें हैं जो कॉग्निटिव जो फंक्शन है ब्रेन का, उसको भी ये वायरस इफेक्ट करता है। जैसे आपका मेमोरी लॉस हो जाता है, आपकी जो डिसीजन मेकिंग जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है। तीसरी चीज जो ये खास करके हियरिंग ऑर्गन ऑफ स्कॉटी को, इनर ईयर के को भी इफेक्ट कर रहा है, जिससे सुनने की क्षमता कम हो रही है। और एक बहुत ही कहिए कि तंग करने वाला सिम्टम्स जो बहुत दिन तक कोविड से रिकवरी के बाद भी परसिस्ट करता है, उसको टिनाइटस बोलते हैं, जो एक कान में एबनॉर्मल सा साउंड बजता रहता है। ऐसे कई मरीज हमने देखे हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम होती है, और ये महीनों तक मैंने देखा है कि एक पेशेंट को ये करीब 6 वीक्स तक ये जो टिनाइटस या जो कान में एक अजीब सी आवाज आती है, उस तरह की जो लक्षण है वो बने रहे। तो ब्रेन में ऑल जो सीवीए जिसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल टर्म में, कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट या सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट जिसको बोलते हैं, तो ऑल फॉर्म ऑफ सीवीए, इसमें सबसे ज्यादा थ्रोम्बोटिक सीवीए है। और कुछ जगह पे ये ब्रेन में हेमरेज भी हुआ है, जैसे ये पार्ट ऑफ डीआईसी, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन की वजह से, प्लेटलेट फंक्शन के डिरेंज होने की वजह से कुछ लोगों को ब्रेन हेमरेज भी होता है। बट ब्रेन में भी थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशन या थक्का बनने की वजह से ये स्ट्रोक ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है डॉक्टर दीपाली, ऐसे केसेस में क्या करें? देखिए, जो कार्डियोलॉजिस्ट दो इतने सीनियर बैठे हुए हैं, कार्डियो प्रोटेक्टिव जो डाइट होती है, लंग प्रोटेक्टिव डाइट होती है, मुझे लगता है लोगों को उसकी तरफ भी जाना चाहिए। सिंपल सात्विक भोजन, सिगरेट कम पीनी चाहिए, जो लोग स्मोकिंग करते हो या अल्कोहल लेते हो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। घर के अंदर ऑक्सीजन देने वाले प्लांट्स देने चाहिए, और सारी एक्सरसाइजेस के साथ बहुत ज़रूरी है, जो मैंने भी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है, कि मैं स्माइल कर रही हूँ। जी, अपने आप को मेंटली पीस लाना इस स्ट्रेस के समय पे बहुत ज़रूरी है। इसको एक आदत सी बना लीजिए, घर के अंदर जब एक्सरसाइज करें तो थोड़ा स्माइल करें। हमें मेंटली पीसफुल रहना बहुत ज़रूरी है, वरना पैनिक करेंगे तो अगर कोई दुर्घटना आने वाली होगी तो हमारे से गलत कदम लिए जाएंगे, तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम सबको थोड़ा दिमाग की भी शक्ति को बढ़ाना है। ये बहुत लंबी जंग है जिसमें हम सब आ गए हैं एक साथ, सो इससे निकलना भी ज़रूरी है। ठीक है डॉक्टर मनोज, अलग अलग तरीके के केसेस सामने आ रहे हैं। कोई कोविड नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर एंटीबॉडी बन गई। एंटीबॉडी कितने दिन तक रहती है, इसको लेकर आप कोई बहुत क्लियर डेटा तो नहीं, लेकिन ऑन एन एवरेज तस्वीर क्या कहती है? देखिए, कोविड के इन्फेक्शन के बाद
कुछ ना कुछ मात्रा में एंटीबॉडी बनती है, और इसमें बड़ा वेरिएशन है। कुछ लोगों में तो बड़ी अच्छी एंटीबॉडी बनती है, कुछ लोगों में ज्यादा एंटीबॉडीज नहीं बन पाती है। ये हो सकता है कुछ हद तक, इस पे भी डिपेंड करता है कि आपके अंदर कोविड का कितना सीवियर इन्फेक्शन था। बट अमूमन अभी भी इस पे कोई बहुत मतलब कहिए कि कॉन्फिडेंट डेटा नहीं है, बट डेटा ये तो जरूर कहता है कि 3 से 6 महीने तक कोविड एंटीबॉडी परसिस्ट करती है। अब वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है ओम शंकर जी, तो कोई कोविड नेगेटिव हो गया तो उसके कितने समय बाद उसको वैक्सीनेशन लेना चाहिए, वैक्सीन लेनी चाहिए? ऐसा है कि इसमें कई सारे लोग इसमें कई तरह के सवाल पूछते हैं। इसमें एक सवाल ये होता है कि हमने फर्स्ट डोज ले लिया, उसके बाद हम फिर से कोविड पॉजिटिव हो गए, अब हम क्या करें। दूसरा सिंपल सवाल है कि हमको कोविड हुआ है, हम वैक्सीन लें या नहीं लें। हमने दोनों डोज लिया है, उसके बाद अगर फिर से कोविड आ रहा है तो क्या करें। इस तरह के सवाल में सबसे इम्पोर्टेंट आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारा एविडेंस बेस्ड ये एडवाइस नहीं है, ये रिकमेंडेशंस हैं। और रिकमेंडेशन ये हैं कि अगर आपको कोविड हुआ है और तब भी आपको वैक्सीन लेना चाहिए। इसमें रिकमेंडेशन है कि 2 महीने के बाद अमूमन आपको वैक्सीन लेना चाहिए। अगर आपने फर्स्ट डोज लिया है फिर आपको कोविड हो गया तो फिर यही उसके सिम्टम से रिकवरी के 2 महीने के बाद आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए। अब इसमें मैंने जैसा कहा, इससे थोड़ी पर्सनल लेवल पर मेरी असहमति है। मुझे लगता है कि आज पूरी दुनिया में एक ट्रायल्स की ज़रूरत है जिसमें इस चीज़ पर स्टडी होना ज़रूरी है कि जिस व्यक्ति को कोविड हुआ है, जैसे मान लिया जाए मुझे कोविड हुआ है, और क्योंकि कोविड में भी हम जिस एक डायरेक्ट वायरस हमारे शरीर में अंदर घुसता है और अब हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, तो ये इम्यूनिटी क्या वास्तव में इसको एक ही डोज लगना चाहिए या इसको 2 डोज लगना चाहिए, या कोविड जिसको हुआ है एक पूरे समाज में अगर 60-70% लोगों को हो जाता है कोविड, तो एक हार्ड इम्यूनिटी की स्टेज आ जाती है। हार्ड इम्यूनिटी का स्टेज का मतलब होता है जैसे कि बीच में हमारे यहाँ आज से 2 महीने पहले अचानक से कोविड के ग्राफ धीरे धीरे कम हो गए थे, तो इसका मतलब हमारा देश जो है एक हार्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहा था, जो कि दूसरे इंटरप्शन जो है सेकेंड वेव उसके बाद आई, जिसमें अलग तरह के वायरस और अलग तरह के उसके एंटीजेनिसिटी की वजह से ये वायरस फिर से आगे फैल गया। जिसे हम म्यूटेंट स्ट्रेन, सिंगल डबल म्यूटेंट कहते हैं, उस तरह के अलग अलग म्यूटेंट से अलग अलग ऐसा प्रिजम्पशन है, क्योंकि हमने अभी कोई जेनेटिक सीक्वेंसिंग तो की नहीं है, तो हम बता नहीं सकते कि कौन रियली हमारे यहाँ इसके लिए जिम्मेदार है। तो इसीलिए इस पर अभी के गाइडलाइंस, जो दुनिया की गाइडलाइंस है, हमारी सरकार की गाइडलाइन है, वो ये है कि अगर आपको कोविड हुआ है और उसके बाद आपको वैक्सीनेशन लेना है तो 2 महीने के बाद आप शुरू करें, या पहली डोज अगर आप ले भी लिए हैं और बीच में कोविड हो गया तब भी आपको 2 महीने के बाद लेनी चाहिए। ठीक है। डॉक्टर मनोज, आपके अलग अलग मैक्स के सेंटर्स पर भी वैक्सीनेशन हो रहा है, तो आप लोगों ने क्या तय किया है? अगर किसी ने पहला डोज ले लिया है तो, और अगर वो इन्फेक्टेड हो गया और निगेटिव होने के कितने समय बाद उसको वैक्सीनेशन, या फिर मान लीजिए किसी को पहली बार वैक्सीनेट करवाना है खुद को और वो पॉजिटिव होकर निगेटिव होता है, तो कितने समय बाद वैक्सीनेशन के लिए जाए? देखिए राकेश जी, ऐसी कोई पॉलिसी अभी तक ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई नहीं है, और मुझे जैसा डॉक्टर ओम शंकर भी बोल रहे थे कि बड़ा ये फ्लूइड सा डेटा है इसमें, बट हम लोग एक काम कर रहे हैं कि एंटीबॉडी टाइटर कर रहे हैं। अगर एंटीबॉडी टाइटर सफिशिएंट अमाउंट में है तो हम लोग, जैसा इन्होंने बोला कि 4 से 8 हफ्ते तक रुक के वैक्सीनेशन कराना चाहिए। अगर एंटीबॉडी टाइटर कम है तो हम लोग अर्ली भी वैक्सीनेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि पहले एंटीबॉडी टेस्ट कराएं? हाँ जी, एंटीबॉडी टाइटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इतनी मुश्किलों के दौर में डॉक्टर दीपाली लगातार नेगेटिव खबरें आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि वैक्सीनेशन ही एकमात्र जरिया है जिसके जरिए हम कोरोना पर विजय पाएंगे, आफ्टर इफेक्ट्स पर हम कंट्रोल पाएंगे, क्योंकि तब हम बहुत ज़्यादा सीवियरिटी के, बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में नहीं पहुंचेंगे। वैक्सीनेशन फॉर ऑल वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, टीकाकरण ही हमें इस दुविधा से बचाएगा और निकालेगा। और हमारी देश की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से जो एपिडेमियोलॉजिस्ट का कहना है, हर्ड इम्यूनिटी लाने में हम 600 दिन दूर हैं।
इसीलिए हमारी यही रिक्वेस्ट होनी चाहिए कि जितनी जल्दी हमारे यहाँ पे वैक्सीन प्रोडक्शन, इंपोर्ट या जैसे भी करके वैक्सीन की सुविधा ज्यादा उपलब्ध हो पाए। टीकाकरण सबके लिए बहुत जरूरी रहेगा। अभी तो बच्चों के लिए और यूथ के लिए पॉसिबल नहीं हुआ है कि जो 18 से साल हैं उसके लिए, मगर हम उसकी स्टडीज की वेट कर रहे हैं। मगर 18 से ऊपर जितने लोग हैं उनको जितनी जल्दी टीकाकरण मिले, बिना किसी सोच के उनको लेना चाहिए। ठीक है, कि कौन एक सा आखिरी टीका सवाल मिलेगा। ओम शंकर जी आपसे, लोगों को क्या सलाह है? क्योंकि देखिए तमाम खबरें, तमाम सलाह लोग गूगल भी करते हैं, आप खुद एक्सपर्ट भी बन जाते हैं, जो कि कई बार खतरनाक होता है। लोगों को सलाह क्या है, किन किन बातों पर ध्यान दें? मैं चाहूंगा आपकी ये इसके बारे में जरूर आप स्थिति स्पष्ट करें। नहीं, बहुत बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहली बात यह है कि आप कूल एंड काम रहें। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है, आप कूल एंड काम रहें और ठंडे दिमाग से खुद भी रहें और दूसरे को भी ऐसा ही प्रोत्साहित करें जिसके इर्द गिर्द आप रह रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, जो सबसे अच्छी बात यह है कि कोविड के 80-85% जो मरीज होते हैं वो एसिम्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टोमेटिक होते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को बहुत जो पैनिक होने की वैसे भी आवश्यकता नहीं है। वो पैनिक जिनको ज़्यादा इलाज या हॉस्पिटल केयर की ज़रूरत है, उसमें 15 से 20% मरीज ही होते हैं। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जब आप एक तो अननेसेसरी बिना किसी वजह के आप घर से बाहर नहीं निकलें, और जब आप घर से बाहर कदम निकलते हैं, आप काम के लिए जाना आपकी मजबूरी है, तो आप मास्क जरूर पहने। आप दूरियां 2 गज से हमें लगता है कि अब इस बैरियर को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। 2 गज से ज़्यादा दूरियां मेंटेन करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन अभी जो एविडेंसेस आ रहे हैं, इनके वायरस के स्प्रेड के जो तरीके हैं वो एयरबॉर्न बताए जा रहे हैं। तो इनको आप ज़रूर मेंटेन करें। और हाथ, अगर जहां पानी की सुविधा है वहां साबुन से बार बार हाथ धोएं, और जहां नहीं है तो एक सैनिटाइज़र लेकर ज़रूर जाएं कि आप अपने हाथ को ठीक से अपना सैनिटाइज कर लें। अगर आप इधर उधर छूते हैं किसी चीज़ को, उसको छूने की कोशिश नहीं करें। अपने वर्क प्लेस पर मान लीजिए आप जाते हैं, तो अगर चीज़ों को कम से कम शेयर करने की कोशिश करें और अपने वर्क प्लेस को नीट एंड क्लीन रखें, उसकी साफ़ सफाई और डिसइंफेक्शन इन्फेक्टेंट से करना, उसको क्लीनेस रखना, वो ये बहुत ज़रूरी है। और भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं करें, और ये अपने बिहेवियरल चेंजेस जो है वो कम से कम अगले 2 साल तक प्रैक्टिस करें, अगर आप वास्तविक चाहते हैं कि कोरोना इस देश से हटेगा। क्योंकि जब वैक्सीन नहीं था तब भी पहले वेव पर हमने सिर्फ निश्चित तौर पर बहुत आसान शब्दों में आपने वो तमाम बातें कही जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कई सारे अहम सवाल थे जो मुझे लगता है मेरे जहन में भी थे, लोगों के जहन में भी होंगे। उन सारे सवालों का जवाब हमने लेने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।